नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इन्हीं मॉडल टेस्ट पेपरों की सीरीज़ में अब तक हम लोग संस्कृति, दृष्टि, ध्येय और विजन IAS संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किए, जिसमें हम लोग दृष्टि के काफ़ी सॉल्व कर चुके हैं और अब हम लोग कर रहे हैं संस्कृति IAS संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर। तो संस्कृति IAS संस्थान के अब तक हम लोग मित्रों 12 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे संस्कृति IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 13। ठीक है मित्रों, तो मॉडल टेस्ट संख्या 13 को देखते हैं और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं मित्रों हम लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? पहला, आनुवांशिक विविधता एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन को संदर्भित करती है। 2, पश्चिमी घाट में अधिक जैव विविधता नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। 3, जैवमंडल आगार क्षेत्र स्थानीय सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण के विकास में सहायक होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आनुवांशिक विविधता होती क्या है, पहले इसे समझ लीजिए। आनुवांशिक विविधता का आशय किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन से होता है, जो उस पर्यावरण की वनस्पति, उस पर्यावरण की जीव जंतु और विभिन्न प्रजातियों के परिवर्तन के साथ अपने आप में अनुकूल करने की प्रक्रिया के तौर पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो आनुवांशिक विविधता एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन को संदर्भित करता है। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। पश्चिमी घाट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक का जो तट है वो हमारा पश्चिमी घाट के तौर पर जाना जाता है। और उस पश्चिमी घाट में भी जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, यानी नीलगिरी के क्षेत्र में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी है। ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा, जैव मंडल आगार क्षेत्र सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण के विकास में सहायक होता है। ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवाना घास के मैदान की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता खुले महासागर से अधिक होती है। रीफ व सेंचुरी एस्चुरी की औसत उत्पादकता सर्वाधिक होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही नहीं हैं? तो यहाँ पर बताना है उपरोक्त में से कौन से सही नहीं हैं। सवाना घास के मैदान में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता खुले महासागर से अधिक होती है। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता यानी इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं NPP। क्या बोलते हैं? NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके उपापचय और रखरखाव के लिए ऊर्जा ह्रास की दर को छोड़कर सकल प्राथमिक उत्पादकता के तौर पर जानी जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, खुले महासागर की अपेक्षा जो सवाना घास के मैदान हैं उसमें शुद्ध प्राथमिकता जो होती है वो अधिक होती है। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरी, रीफ और एस्चुरी का औसत उत्पादकता सर्वाधिक होती है। बिल्कुल, रीफ और एस्चुरी सागर के तट पर स्थित होते हैं और आधा बंद खारे पानी का समूह होता है। ठीक है, और एक या एक से अधिक नदियों के मिलने के तौर पर इसे देखा जाता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। और यहाँ पे मित्रों आपको बताना क्या है, गलत कौन सा है। तो यहाँ पर देयर इज़ नो एनी रॉन्ग ऑप्शन, सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, उसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? अधिवास, खाद्य निकेता, भूपारिस्थितिकी निकेत
यानी नीचे जिसे बोलते हैं भौतिक एवं रासायनिक निकेत उपरोक्त में से कितने किसी पारिस्थितिकी निकेत को में शामिल होते हैं। पारिस्थितिकी निकेत के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं ये शब्द जो होता है, जो पारिस्थितिकी निकेत जो शब्द है ये हमें दिया किसने, ये हमें दिया है चार्ल्स एल्टन ने, कि चार्ल्स एल्टन के द्वारा विकसित किया गया था और इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की कार्यात्मक भूमिका और स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो दो बातें की गई हैं चारों, ये पूर्णतः क्या हैं, सभी सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत की पक्षी स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गैर प्रवासी पक्षियों की तुलना में प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी, कशेरुक पर निर्भर पक्षियों की संख्या में गिरावट, आर्द्र भूमि और वर्षा वनों जैसे विशिष्ट आवासों में निवास करने वाले पक्षियों की संख्या में गिरावट। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा आंसर सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें गैर प्रवासी जो 23 की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो ये स्टेटमेंट दिए गए हैं मित्रों, ये स्टेटमेंट जो हैं वो पूरे हमारे सही हैं। गैर प्रवासी पक्षियों की तुलना में प्रवासी पक्षियों में कमी आई है, कशेरुकी निर्भर पक्षियों की संख्या में गिरावट आई है, वर्षा वनों जैसे विशिष्ट आवासों में निवास करने वाले पक्षियों की संख्या में भी गिरावट आई है। ये तीनों बातें क्या हैं, हमारी सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के पास। शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार हैं बताइए। यह परिसर प्राचीन कालीन मूर्तियों और भित्ति चित्रों के से सुशोभित है। यह परिसर प्राचीन मूर्तियों और भित्ति चित्रों से सुशोभित है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं शांति निकेतन, मैंने आपसे क्या कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक ऐसे विद्यालय की स्थापना या संकल्पना की थी जिसके अनुसार वो प्रकृति के समीप रहकर बच्चों को पढ़ाया जाता था। यानी कहने का मतलब है फूल पत्ती बाग बगीचे वनों में बच्चों को बागीचों में पढ़ाया जाता था। यानी पहला स्टेटमेंट इस तरह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरी, यह दो तरफ से अजय और कोपाई नदियों से घिरा हुआ है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। ये पश्चिम बंगाल की बीरभूमि जिले में स्थित है और जो अजय और कोपाई नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, ये बात बिल्कुल सही है। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी दो बातें यहाँ पर सही हैं। कितने कथन सही हैं, दो कथन सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या है 6, ग्रीन वॉशिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार हैं बताइए जरा हमको भी। पहला, सामग्री के बारे में जानबूझकर जानकारी नहीं देना। दूसरा, पर्यावरण के संबंध में ऐसा दावा करना जिसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तीसरा, एकल पर्यावरण विशेषता के आधार पर ही किसी उत्पाद को हरित घोषित करना। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर मित्रों यदि हम ग्रीन वॉशिंग के बारे में बात करें तो किसी उत्पाद या सेवा को उसकी तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल दिखाने या किसी संगठन के पर्यावरण के लिए अधिक जिम्मेदार दिखाने के लिए भ्रामक या झूठे दावा प्रयोग करने के काम क्या कहा जाता है, ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है। सामग्री को जानबूझकर जानकारी न देना, ये बात बिल्कुल सही है। पर्यावरण से संबंध ऐसा दावा करना जिसे प्रमाणित नहीं किया जा सके, ये भी बात सही है। एकल पर्यावरण विशेषता के आधार पर, ये भी बात सही है। यानी तीनों बातें सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, इकोटोन, इकोटॉप और बायोटॉप। तो ये क्या है, इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो होता क्या है, ये इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले पशु पक्षियों और पौधों की उपजातियों समूह के तौर पर देखा जाता है। अगर हम बात करते हैं इकोटोन, तो इकोटोन दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच की सीमा को इकोटोन कहते हैं। दो पारिस्थितिकी तंत्रों की सीमा के बीच का स्थान क्या कहलाता है मित्रों, इकोटोन कहलाता है। ये बिल्कुल सही है। टॉप के बारे में बात करें, किसी जैविक समुदाय के भौतिक पर्यावरण को इकोटॉप कहते हैं। टॉप, किसी जैविक समुदाय के भौतिक पर्यावरण को इकोटॉप। बायोटॉप, किसी समुदाय के प्राकृतिक आवास को बायोटॉप कहते हैं। यानी तीनों बातें यहाँ पर बिल्कुल सही कही गई हैं। क्या, तीनों बातें बिल्कुल सही कही गई हैं।
ठीक है, तो ये तीनों सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी इज़ द राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। डोडो पक्षी, हिम तेंदुआ, काली गर्दन वाला सारस और हंगुल प्राकृतिक रूप से भारत में किन किन के आवास हैं, ये बताना है। ठीक है, तो डोडो पक्षी के बारे में बात करें तो डोडो जो होता है पक्षी, वो उड़ने में असमर्थ पक्षियों की एक विलुप्त प्रजाति है और 1662 के आसपास ये क्या हो गई थी? विलुप्त हो गई थी। ठीक है, और इसका अत्यधिक शिकार डोडो के विलुप्त होने का कारण था, लेकिन हाल के अध्ययनों में पता चला कि मानव गतिविधियों के साथ साथ कुत्ते, सूअरों, बिल्ली, चूहों और केकड़े खाने वाले मकाक जैसे जानवर के आगमन से डोडो पक्षी क्या हो गया? निवास नष्ट हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये इसका निवास नष्ट हो गया, इसलिए ये गायब हो गया। ठीक, दूसरी बात करते हैं हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ जिसे औंस भी कहते हैं, मध्य और दक्षिण एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं के मूल निवासी बिल्ली के परिवार का है। ठीक है, और ये भारत में क्या होता है? पाया जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तीसरा, हिम तेंदुआ परियोजना भारत में 2009 में लॉन्च की गई थी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड काली गर्दन वाले सारस ट्रक कार्मो नाम से भी जाना जाता है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में निवास करते हैं। ये पश्चिमी कामेंग जिले में सांगती घाटी अरुणाचल प्रदेश में ये निवास करते हैं। ठीक है, ठीक, हंगुल के बारे में यदि हम बात करें तो हंगुल जो कि कश्मीर बारासिंगा जिसे हंगुल भी कहते हैं, कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। मध्य एशियाई वाला लाल हिरणों की उप प्रजाति है। जम्मू कश्मीर, उत्तर हिमालय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और घने जंगलों में प्राप्त होता है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जहाँ इसे संरक्षण भी प्राप्त है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो भारत में प्राकृतिक रूप से डोडो पक्षी, हिम तेंदुआ और काली गर्दन वाला सारस पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम बात करें इसके बारे में तो हालांकि दागीचिया जो आपका नेशनल पार्क है वहाँ इसका संरक्षण तो किया जा रहा है, लेकिन इसे यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, उसे देखते हैं। पार्थेनियम लेंटाना आइकार्निया निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करते हैं? तो यदि हम बात करते हैं कवक, जीवाणु, खरपतवार और जीवाश्म अवशेष, तो पार्थेनिया लेंटाना आइकार्निया ये एक प्रकार की खरपतवार हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आराम, व्यवसायम, इनबाम उपरोक्त में से कितने तमिल ग्रंथ थिरुकुरल के खंडों में शामिल हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से तमिल ग्रंथ में कौन कौन शामिल है, तो मित्रों यदि हम बात करते हैं तमिल ग्रंथ के बारे में तो थिरुकुरल में 1330 दोहे हैं जिसे कुराल कहा जाता है और नैतिकता, शासन और प्रेम से संबंधित हैं। ठीक है, आराम के बारे में बात करें तो ये पुण्य यानी धार्मिकता, सच्चाई, कृतज्ञता, करुणा जैसे सद्गुणों को समन्वित किए हुए है, यानी ये इंक्लूडेड है। दूसरे में बात करें पोरल धन के बारे में बताता है जो शासन अर्थव्यवस्था का मित्र के तौर पर बनाता है। इनबम प्रेम के बारे में बताता है और अर्थव्यवस्था में मित्रता सहित सांसारिक मामलों से संबंधित है, यानी इनबम। आराम क्या है? ये पुण्य के बारे में बताता है, ये आपके प्रेम के बारे में बताता है, ये इंक्लूडेड नहीं है। तो कितने हैं? 2 खंडों में शामिल हैं। वैसे तो थिरुकुरल 3 खंडों में बटा हुआ है, तो पहले आराम, इनबाम और एक है आपका पोरुल, इन तीनों में बटा हुआ है, जिसका मतलब होता है धन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या है? निम्नलिखित तंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें स्वतः नियामकीय क्रियाविधि पाई जाती है। आहार विविधता में इसमें संतुलन एवं स्थिरता बढ़ती है। यह सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा पर निर्भर करता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इनमें से ये सभी तीन क्या हैं? कथन सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही
हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम गहरी झीलों में उर्वरता अधिक होती है। डल झील मीठे जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता अधिक होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये कम गहरी झीलें उर्वरता अधिक होती है, कम गहरी झीलों में उर्वरता, बात सही है। डल झील मीठे झील पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। मानव द्वारा निर्मित तंत्र उत्पादकता अधिक होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर तीनों बातें क्या होंगी, सही होंगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है 13, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पवित्र उपवन, जीन बैंक, जीव जंतु उद्यान, समुद्री पक्षी संरक्षित क्षेत्र, उपरोक्त में से कितने बाह्य संस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण के तौर पर यदि हम बात करें तो पहली बात तो ये समझ लो होता क्या है। तो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी में दो तरह से जीवों का संरक्षण किया जाता है। एक होता है स्वस्थानीय, यानी जिस स्थान पर वो जीव पाया जाता है उसी स्थान पर उसे संरक्षण किया जाए। दूसरा होता है बाह्य स्थानीय, यानी जिस स्थान पर जीव नहीं पाया जाता फिर भी उसके अनुकूल जीवन जीने के अनुकूल परिस्थितियों को कृत्रिम तरीके से हम लोग तैयार करते हैं और उसको वहाँ पर एडजस्ट करने की बात की जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन से बाह्य स्थान के तौर पर जाना जाएगा। तो मित्रों यहाँ पर यदि आप बात करते हैं तो बाह्य स्थान के तौर पर आपका जीन बैंक जाना जाएगा, बीज बैंक जाना जाएगा, जंतु उद्यान जाना जाएगा है और वनस्पति उद्यान जाना जाएगा, ठीक है। तो जीन बैंक और जंतु विज्ञान ये होंगे, ये स्वस्थानीय हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या है 14, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइट्रिक डाइऑक्साइड धूम्र कोहरे के निर्माण का एकमात्र कारण है। समताप मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वृद्धि से जलवाष्प में वृद्धि होती है। 3, सल्फर डाइऑक्साइड की वृद्धि से मनुष्य में त्वचा कैंसर हो सकता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं है। नाइट्रिक डाइऑक्साइड धूम्र कोहरे के निर्माण का एकमात्र कारण है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। रासायनिक धूम्र कोहरे के निर्माण तब होता है जब वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश नाइट्रोजन ऑक्साइड कम से कम एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाष्पशील कार्बन के यौगिक होते हैं और प्रकाश। तो नाइट्रिक डाइऑक्साइड धूम्र कोहरे का एकमात्र कारण है, ये बात बिल्कुल गलत है। समताप मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वृद्धि से जलवाष्प में वृद्धि होती है। समताप मंडल में मीथेन के सांद्रण होने के कारण जलवाष्प में वृद्धि होती है, न कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। गलत। सल्फर डाइऑक्साइड की वृद्धि से मनुष्यों में त्वचा कैंसर नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ऐसा होता है, यानी ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी और एक भी सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पिग्मी हॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संकेतक प्रजाति है। यह भारत के उत्तर पूर्व राज्यों तक सीमित है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में शामिल किया गया है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन इसमें सही होंगे। यह एक संकेतक प्रजाति है, बिल्कुल बात सही है। उत्तर पूर्वी राज्यों तक सीमित है, यह भी बात बिल्कुल सही है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 2 में शामिल किया गया है। तो वन्य जीव संरक्षण अनुसूची की इसमें तो शामिल किया गया है 72 के अनुसार, लेकिन वो सूची का नाम 1 है, 2 नहीं है। तो ये भी हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। कितने सही हैं, 2 सही हैं। ऑप्शन बी जो है सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या है 16। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा उड़ीसा की महानदी में एक जलीय प्रजाति अबोसा मोटला की पहचान की गई है, जिसका संबंध है, एक प्रकार की मछली है जिसका संबंध ऑक्सुडेरसिड परिवार से है।
बी एक प्रकार का जल पक्षी है जो ग्रेटर फ्लेमिंगो के बड़े झुंड के लिए प्रसिद्ध है। सी एक प्रकार का मशरूम है जो भारत में खोजी जाने वाली पहली कैंडोलेमाइसिस प्रजाति है। डी एक प्रकार का केकड़ा है जो पेड़ों के तनों में एकत्रित जल में रहता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्या है 17वां? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम पर्यावरण प्रदूषकों एवं खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को परिभाषित करता है। यह केंद्र एवं राज्य सरकार को किसी औद्योगिक इकाई की स्थापना एवं प्रचालन को रोकने पर अधिकार देता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही होंगे, तो यह अधिनियम प्रदूषण खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को परिभाषित करता है, ये बात बिल्कुल सही है। यह केंद्र और राज्य सरकार की औद्योगिक इकाई, तो यहाँ पर यदि हम बात करें यह अधिनियम केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है, न कि राज्य सरकार को। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, केवल एक सही है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा एवं प्राथमिक पारिस्थितिकी उत्पादकता में सीधा संबंध होता है। 2 पारिस्थितिकीय निकेत में विविधता पारितंत्र की स्थिरता को बढ़ाती है। 3 किसी निकेत की प्रजातियों की संख्या उसमें उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, तो मित्रों सौर ऊर्जा और प्राथमिक पारिस्थितिकी उत्पादकता का सीधा संबंध होता है। पारिस्थितिकी निकेत, किसी निकाय, ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौसम सुधार कार्यक्रम, नदियों के किनारे तटबंधों का निर्माण, आधुनिक कृषि विधियों द्वारा भूमि उपयोग में परिवर्तन, झूम कृषि, उपरोक्त में से कितने पर्यावरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पर्यावरण प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रभाव, मौसम सुधार कार्यक्रम बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, नदियों किनारे तटबंधों का निर्माण भी प्रभाव डालता है, झूम कृषि भी डालती है, यानी ये चारों के चारों तत्काल इफेक्टिव हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट को बताने के लिए, पर्यावरणीय प्रभाव को बताने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, इसे देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया रिवार्ड कार्यक्रम किससे संबंधित है? हाल ही में समाचारों में रिवार्ड कार्यक्रम शुरू किया गया है और वो किससे संबंधित है? तो रिवार्ड यानी भूमि संसाधन विभाग द्वारा एक नवोन्मेषी कार्यक्रम है जो 2023 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो किससे संबंधित है? कौशल, महिला, ग्रामीण भारत में रोजगार या वाटर शेड विकास प्रबंधन? ये है मित्रों वाटर शेड विकास प्रबंधन के लिए। ठीक है, वाटर शेड घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई 2.0 के दायरे में आता है, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या है 21? उसे देखते हैं। वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता प्रतिज्ञा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे यूरोपीय संघ एवं संयुक्त राज्य अरब अमीरात की संयुक्त पहल के रूप में शुरू किया गया। यह वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 11,000 गीगावाट करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। उपरोक्त में से कितने सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें यूरोपीय संघ की COP28 के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त अरब अमीरात की वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता की शुरुआत की गई थी और ये बिल्कुल पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही होगा। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। क्या है? यह 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 11,000 वाट
करने की बात की गई है, यानी जो औसत वार्षिक वृद्धि है उसे दुगना यानी 4% करने की बात कही गई है, यानी ये बात बिल्कुल सही है। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, भारत ने अभी इस पर हस्ताक्षरकर्ता देश के रूप में भारत इंक्लूडेड नहीं है। और भारत के शामिल होने के क्या क्या कारण हैं, तो ये भी बात आपको अभी बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पर ऑप्शन बी देख लीजिए, सही हो जाएगा। भारत इसमें इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा को स्थापित करने के साथ साथ अनियंत्रित कोयला बिजली को चरणबद्ध तरीके से कम किया जाना चाहिए, इस पर कोई टिप्पणी यहाँ पर नहीं की गई है। दूसरी, भारत पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के हिस्से के रूप में 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों को 500 गीगावाट विद्युत उत्पादन की ओर की घोषणा कर चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी पारितंत्रों के में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल का एक प्रमुख उदाहरण है। अत्यधिक प्रदूषण के कारण किसी नदी की जीवीय उत्पादन क्षमता में कमी होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, कौन कौन से हैं, इस पर बात करनी है। तो मित्रों, पारितंत्र के संबंधित ये तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। चर्चा में रहे ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो पहला है, इसे प्रो प्लेनेट गतिविधियों से प्रोत्साहित करने के लिए तंत्र के रूप में विकसित किया गया, ये कथन बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत बंजर भूमि को पुनर्जीवित करने एवं नदी जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना शामिल है, ये भी बिल्कुल सही है, ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल। तीसरा, भारत का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नोडल एजेंसी बताया गया है, लेकिन ये भारत के वन मंत्रालय की नोडल एजेंसी नहीं है, बल्कि यह भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, क्या है? भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद देहरादून से ये लिया गया है, ये गलत, ठीक है। और ये बात क्या है? निजी कंपनी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व हिस्से में ग्रीन क्रेडिट खरीद सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। आपको बताना क्या था, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शब्दावली और विशेषताएं। स्व पारिस्थितिकी वनस्पतियों की प्रवणता, समुदाय पारिस्थितिकी वनस्पति समुदाय का निवास संबंधित अध्ययन, इकोलाइन एक प्रजाति के रूप के भौतिक पर्यावरण के संबंधी अध्ययन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो स्व पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी यानी ऑटो इकोलॉजी क्या है? किसी भी प्राकृतिक पर्यावरण में एकल प्रजाति की भौतिक पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों, एकल प्रजाति की है, किसकी है? एकल प्रजाति, ठीक है, एकल प्रजाति की है, यानी पहला सुमेलित नहीं है। समुदाय प्रजाति क्या कह रहा है? वनस्पति समुदाय के निवास से संबंधित, बिल्कुल सही है। इकोलाइन एक प्रजाति की भौतिक पर्यावरण नहीं, वनस्पतियों की प्रवणता के तौर पर इसको जाना जाता है। तो यहाँ इसका ये होगा और इसका ये होगा। तो ऑप्शन एक ही सही है, 2 नंबर, और यही हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है 25? इसे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे लेदर बैक कछुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रजाति डायनासोर के युग से संबंधित है। यह प्रवास के लिए अटलांटिक और प्रशांत महासागर दोनों को पार करते हैं। ये पर्यावरण क्षेत्र वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लुप्तप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कौन कौन से कथन सही होंगे,
यह प्रजाति डायनासोर युग से अस्तित्व में है, ये बात बिल्कुल सही है। अटलांटिक महासागर को पार करती, ये भी सही है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध किया गया है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसे वनस्पति परिवार मंत्रालय द्वारा नहीं, यह गैलिथिया खाड़ी जहां बंदरगाह बनाया गया है सुनिश्चित है। IUCN के अनुसार कछुओं की उपावधि गंभीर रूप से लुप्तप्राय किया गया है, जलवायु परिवर्तन द्वारा नहीं। तो कितने सही हैं? 2 सही हैं। ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित प्रजातियों जो कितनी योजनाओं एजेंडा 21 के उद्देश्यों को करने में सहायक है? मिशन लाइफ, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा और आयुष्मान, ये चारों बातें एजेंडा 21 में शामिल हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या है? अंतः प्लेट संचलन पारिस्थितिकी तंत्र की प्रकृति को परिवर्तित करता है। 2 जल पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों के पर्यावरण में को सुनिश्चित करता है। 3 पारिस्थितिकी उत्पादकता में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो उपरोक्त में से यदि हम बात करें तो ये तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या है 28? देखते हैं। वनों पर संयुक्त मंच UNFF के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर देखना है। पहला, इसकी स्थापना 2000 संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद द्वारा की गई, सही है। इसका मुख्य लक्ष्य 2030 तक धारणीय विकास प्राप्त करना है। इसके अगर मुख्य लक्ष्य के बारे में बात करें तो मित्रों इसका मुख्य लक्ष्य धारणीय विकास 2030 तक प्राप्त करना नहीं है। यह सभी प्रकार के वनों और संयुक्त राष्ट्र गैर कार्य करने के लिए लागू होता है, सही है। भारत इसका संस्थापक सदस्य, ये भी बात सही है। केवल बी बात सही नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खजूर के पेड़ लवणता की प्रति सहनशीलता और अत्यधिक सूखे एवं गर्मी की स्थिति में प्रतिकूल होते हैं। गुजरात का कच्छ क्षेत्र भारत में कुल खजूर उत्पादक का 85% से अधिक उत्पादित करता है। खजूर के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाता है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर मित्रों यदि हम बात करें खजूर का पेड़ लवणता के प्रति सहनशील और अत्यधिक सूखे और गर्मी के प्रति अनुकूल है, सही है। गुजरात कच्छ का रण खजूर क्षेत्र के उत्पादन 25% से अधिक उत्पादित करता है, ये भी सही। खजूर के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उपयोग में किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी ऑप्शन जो हैं 2 सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अभयारण्य अवस्थिति, बुरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, पखुई वन्यजीव अभयारण्य, नंगेंगपुई वन्यजीव अभयारण्य, उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें बुरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य भौगोलिक रूप से ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में असम के सोनितपुर जिले में अंतर्गत आता है। यह अभयारण्य 4446 यानी 4406 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत ये एक सींग वाले गैंडे, बाघ, तेंदुआ, भेड़, भैंस, हिरन, जंगली सूअर आदि हाथियों से घिरा हुआ है। तो ये कहाँ पर है? असम में, ये बात बिल्कुल सही है। भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, पखुई वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही सुमेलित है। ठीक है। तीसरी अगर हम बात करें भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, तो मित्रों भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य नगेंगपुई वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम में है। कहाँ पर है ये मित्रों मिजोरम में है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा।
नंगेंगपोई वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम में है। ठीक है। भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में यदि हम बात करेंगे तो अभयारण्य विभिन्न प्रजातियों वर्ल्ड बैंड मालाबार ट्रैंगोन का घर के तौर पर जाना जाता है, यानी ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, तो 2 सही, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र वित्त अधिनियम 2002 के तहत घोषित किया जाता है। इसको राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है और खाड़ी भारत के उत्तम समुद्री पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के तौर पर इंडिकेट की गई है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण जलवायु संरक्षण की बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है, अनुसूचित किया जाता है तथा 1 और 2 सही नहीं हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 1 और 2 सही नहीं है, केवल 3 सही है, यानी कच्छ की खाड़ी में ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। उपजीवीय कारकों के प्रति निम्नलिखित में से कितनी अनुक्रियाएं जीवों द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। पहला नियमन, संपूर्ण, प्रवसन और निलंबन। तो उपरोक्त में से कितना सही है और कितना गलत, यहाँ पे मित्रों नियमन, संरूपण, प्रवसन और निलंबन ये सभी 4 अजीवीय कारकों के प्रति बोलो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये चारों के चारों सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। देश में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या अंडमान निकोबार में है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें शाकाहार प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, ये बात निहायत ही गलत है, बल्कि ये बात बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक 96 हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। 1 नहीं 2 सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 है जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 4। कौन सा है 4, क्या है 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल निम्न अक्षांशीय प्रदेशों में स्थित है। बीटी बैंगन और बीटी कॉटन ही मात्र ऐसी जेएम फसलें हैं जो भारत में किसानों द्वारा वाणिज्यिक रूप से उत्पादित की जाती हैं। मियावाकी पद्धति छोटे भूमिखंड पर शहरी वनीकरण की एक प्रविधि है। उपरोक्त में से कितने सही हैं, केवल 1, केवल 2, कोई भी नहीं या सभी 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल निम्न अक्षांशीय प्रदेशों में स्थित है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही नहीं है। जैव विविधता हॉटस्पॉट विभिन्न अक्षांशों में भी हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा गलत हो जाएगा। बीटी बैंगन के बारे में कॉटन मात्र जीएम फसलें हैं, भारत में किसान द्वारा वाणिज्यिक रूप से उत्पादित। बीटी बैंगन भारत में उत्पादित नहीं किया जाता है, बीटी कॉटन उत्पादित किया जाता है। खाने की कोई भी चीज़ उत्पादित नहीं होती, यानी ये कथन हो जाएगा गलत। पद्धति छोटे भूमि शहरी वनीकरण के लिए बात बिल्कुल सही है, केवल 1 सही, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी एमआरटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार, बताइए जरा।
इनसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के एक विशेष रूप से विकसित किया गया है। यह पितृ संचारित अनुवांशिक रोगों को रोकने में सहायक है। भारत की तकनीक प्रतिबद्ध है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट के बारे में यदि हम बात करें तो यह पितृ संचारित अनुवांशिक माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों से महिला ग्रस्त से जो महिला अगर ग्रसित है तो माता संचरित रोगों की कमी होती है। बाकी ये दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन जो बी है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम वन्य जीवों को इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण प्रदान करता है। इस विविधता अधिनियम 2002 के राज्य सरकार के स्थानीय निकायों के परामर्श में किसी क्षेत्र को जैव विविधता विरासत घोषित करने का अधिकार है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट सही हैं। और अगर हम बात करते हैं वन्य जीव से इन सीटू एक्स सीटू संरक्षण प्रदान किया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है, संरक्षण की बात है। सरकार, ठीक है, सरकार जैव विविधता के लिए कौन सा सही, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 7 पर। क्या है 7? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पहल विशेषताएं। बेसल सम्मेलन, क्या है बेसल सम्मेलन, इसको देखते हैं। खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों की सीमा पार आवागमन पर निषेध करता है, सही है। जिनेवा प्रोटोकॉल रासायनिक और जैविक हथियारों पर निषेध करता है, ये भी सही है। रोटरडम अधिनियम, यह है खतरनाक रसायनों के संबंध में, ये भी बात सही है। तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या है 38? निम्नलिखित इल्ली, कैटरपिलर और टिड्डे प्राथमिक उपभोक्ता हैं, काई प्राथमिक उत्पादक हैं, घास पारिस्थितिकी तंत्र प्रत्येक स्तर पर जैविकों की संख्या कमी लाती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? कितने कथन क्या हैं, सही हैं? और यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये तीनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा जो हो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है बायोबेटिंग, जैव संवर्धन, कंपोस्टिंग, बायो स्टिमुलेशन। उपरोक्त में से कितने स्वस्थानीय जैवोपचार तकनीक से शामिल हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन है बायो स्वस्थानीय जैवोपचार के लिए बात करते हैं तो बायोबेटिंग है, ठीक है। दूसरा जैव छिड़काव है। तीसरा बायो स्टिमुलेशन है, ठीक है। चौथा जैव छिड़काव बायोबेटिंग और आपका बायो स्टिमुलेशन कंपोस्टिंग, ठीक है। जैव संवर्धन ये जो है ये बाह्य, क्या है, बाह्य है। तो कितने सही हैं? 3 सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। NVS-01 सैटेलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य नेविगेशन प्रणाली में वास्तविक समय डेटा प्रबंधन के करके स्थिति और समय सेवाओं में सुधार करना है। यह भारत की और सीमा के बाहर 500 किलोमीटर की रेंज में स्थित और समय के सटीक जानकारी देने में सक्षम है। इसमें पहली बार स्वदेशी परमाणु घड़ी को शामिल किया गया है। उपरोक्त में से कितने सही हैं? ठीक है, उपरोक्त में से क्या कितने सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्या है, इसका उद्देश्य नेविगेशन प्रणाली में वास्तविक समय डेटा प्रबंधन करना है, सही है। भारत और उसकी सीमा के बाहर 500 किलोमीटर, तो 01 भारतीय तारामंडल नेविगेशन भारतीय सीमा के बाहर 1500 किलोमीटर की रेंज की बात करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें पहली बार स्वदेशी परमाणु घड़ी को शामिल किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। कितने सही हैं? 2 सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धान की भूसी
कृषि और घरेलू अपशिष्ट, सीवेज, मूंगफली के छिलके, नारियल का आवरण, उपरोक्त में से कितने अपशिष्टों का प्रयोग कर ऊर्जा का निर्माण किया जाता है? केवल 2, केवल 3, केवल 4, सभी 5। तो यहाँ पर यदि हम बात करें अपशिष्ट का प्रयोग कर ऊर्जा का निर्माण, तो इन सभी से ऊर्जा का निर्माण का काम होता है, यानी एनर्जी जनरेट होती है सभी, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2005 पेरिस समझौते के तहत भारत ने राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान का लक्ष्य प्रस्तुत किया है। क्या निर्धारित योगदान का लक्ष्य प्रस्तुत किया है? ये बात सही है या गलत है, इसके बाद का निर्णय बाद में करेंगे। उससे पहले अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला स्टेटमेंट, गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा 50% संचयी ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूल कोष का गठन किया गया है। 2005 के पेरिस समझौते के बारे में यदि हम बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षरकर्ता देश है भारत जलवायु परिवर्तन के लिए, ठीक है। और इसकी बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 2005 समझौते की बात की गई है तो ये गलत है। भारत 2015 से गैर जीवाश्म ईंधन, ये बात बिल्कुल सही है, ये भी सही है। कितने सही हैं? 2 सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या है 43? फाइकोप्लैंक्टन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये सागरीय जल के तलस्थ में रहने वाले जीव समुदाय हैं। ये सागरीय आहार श्रृंखला में सबसे निचले पोषण स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पृथ्वी के अधिकांश ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इनका कार्बन पृथक्करण के लिए किया जा सकता है, उपयोग कार्बन पृथक्करण के लिए किया जा सकता है। ये बातें क्या हैं? बिल्कुल सही में हैं। कौन सी? तो मित्रों, ये सागरीय जल के तलस्थ के में रहने वाले जीव समुदाय हैं, तो तल में नहीं रहते हैं, ऊपर रहते हैं, ये बात गलत है। आहार श्रृंखला में निचले पोषण स्तर सही है। पृथ्वी के अधिकांश ऑक्सीजन, ये भी सही है। इनका उपयोग कार्बन पृथक्करण, ये भी सही है। गलत कौन सा है? 4A हमारा गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है 44? देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 20 से 22 डिग्री सेल्सियस का तापमान डेल्टा प्रदेशों में विकास नहीं की स्टोन प्रजाति की भूमिका, जूजेंथिली के साथ सहोपकारी संबंध, उपरोक्त में से कितनी दशाएं प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आवश्यक हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सभी प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आवश्यक हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। साइक्लोटेला एपिथेमिया, अगरकरी, गोम्फोनेबा, राजगुरई कितने डाइटम प्रजातियों में शामिल हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो डाइटम प्रजातियां हैं ये सभी डाइटम प्रजातियों में शामिल हैं, यानी ऑप्शन जो सी है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर ऊर्जा क्षेत्रों में निकिल का व्यापक उपयोग किया जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्था में कोयले का अधिक उपयोग नेट जीरो की राह को अधिक चुनौतीपूर्ण बना देता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो ये जो बातें हैं दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन जो सी है हमारा वो बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्या कह रहा है 47 उसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मीथेन, ब्यूटेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड
निम्नलिखित में से कितनी बायोगैस के प्रमुख घटक हैं? तो बायोगैस के घटक के बारे में बात करें तो बायोगैस एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और ये अवायवीय है। प्रमुख घटक में मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, आपका नाइट्रोजन है, ओके, आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ऑक्सीजन शामिल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आपका, ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये ब्यूटेन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किसकी आंगीकर को प्रोत्साहित करने के लिए बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल द्वारा D4R उपकरण विकसित किया गया है? कृषि वानिकी को सक्षम बनाने और व्यवस्थित पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना, निम्नीकृत भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, वन्य जंतुओं की प्रवसनकारी प्रजातियों का संरक्षण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी सही होगी तो ये कृषि वानिकी सक्षम बनाने के लिए ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। राष्ट्रीय उद्यान हैं और राज्य बताए गए हैं, आपको बताना है कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका छत्तीसगढ़ है, सही है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका झारखंड में है, कहाँ पर है मित्रों? झारखंड में है, ठीक है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में हरियाणा के यमुनानगर में है, ये सही है। अंसी अगर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो ये मनोरम स्थान है और जो कन्नड़ जिले में पड़ता है और कन्नड़ यानी कर्नाटक में है, कहाँ पर? कर्नाटक में। तो कौन सा आंसर यानी ये सही, केवल दूसरा हमारा है गलत। तो कितने सही हैं? 3 सही हैं। ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में चर्चा में रहे पेरिस सिद्धांत निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है पेरिस सिद्धांत? मानवाधिकार 2023 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के संबंध में 100 से अधिक अधिकार संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन लगातार दूसरी बार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पुनः मान्यता को 1 साल के लिए टाल दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में बना था। पेरिस सिद्धांत के बारे में यहीं पर चर्चा की बात आती है। पेरिस प्रिंसिपल्स के तौर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार वैश्विक संगठन में स्वतंत्रता, बाहुलतावाद, जवाबदेही, स्वतंत्रता, बाहुलतावाद और जवाबदेहिता और न्यायिक सक्रियता, ठीक है, ये सिद्धांतों में शामिल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कौन सी न्यायिक सक्रियता नहीं है, केवल यही 2 शामिल हैं। तो यहाँ पर ज़रा देखते हैं कितने वर्ग में पेरिस सिद्धांत में कितने शामिल हैं? 2 शामिल हैं, न्यायिक सक्रियता शामिल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। फोटोवोल्टिक तकनीक के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर समगठबंधन को वर्ष 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। सौर ऊर्जा खपत की दृष्टि से भारत का विश्व में 4था स्थान है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन सही हैं? फोटोवोल्टाइक तकनीक द्वारा सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा परिवर्तित किया जाता है, बिल्कुल कथन सही है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आरंभ हुआ, ये भी बात बिल्कुल सही है। सौर ऊर्जा की खपत की दृष्टि से विश्व में भारत 4था स्थान है, तो यहाँ पर बिल्कुल गलत है। एशिया में भारत का 3रा स्थान है और विश्व में 5वां स्थान है, ये बात यहाँ पर समझिए। कौन सा स्थान है? 5वां है, तो ये बात गलत हो जाएगी। कितने कथन सही हैं? 2 हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है 52? पर्यावरण की स्वतः पुनर्स्थापना, सस्य पर्यावरण, मृदा निर्माण, खाद्य सुरक्षा, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। 1 और 4, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 3। तो यहाँ आपको बताना है मानव अस्तित्व का आधार क्या है। यहाँ पर
तो मानव अस्तित्व के आधार के संबंध में यदि हम बात करें तो पर्यावरण, स्वतः पुनर्स्थापना, सस्य परागण, मृदा निर्माण, खाद्य, ये सभी हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्या है, वर्तमान में आसन्न भविष्य में वैश्विक तापन में प्रशमन में भारत की संभावित रूप से क्या सीमाएं हैं? अनुसंधान और विकास में अपेक्षित धनराशि का अभाव, वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के लिए दूसरों पर निर्भरता, विकसित देशों द्वारा भारत में प्रदूषण फैलाने वाले स्थापित उद्योग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर के बारे में यदि हम बात करें, ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व के कुल वन क्षेत्र का लगभग 40% से अधिक क्षेत्र रूस और ब्राज़ील में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन सारस सर्दियों के प्रवास करते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जंगली गधों का प्राकृतिक निवास स्थल है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं मित्रों, तो उपरोक्त में से पहला कथन क्या कह रहा है कि विश्व का कुल वन क्षेत्र का 40% रूस और ब्राज़ील में है। बिल्कुल नहीं, रूस और ब्राज़ील में दोनों का मिला के अगर हम रसिया का देखें तो 20% है, ब्राज़ील का देखें तो 14% है, 12% है, तो कितना हुआ, 2 1 3 और 2 32%, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है आपका क्या, भरतपुर में स्थित है केवलादेव, ये बात बिल्कुल सही है, भरतपुर में स्थित है और यहाँ पर सारस आते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य जंगली गधों, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य जंगली गधों को नहीं बल्कि एक सींग वाले गैंडे के लिए है। किसके लिए? एक सींग। और गधों के लिए जो है वो कच्छ के रन में है। किसमें? कच्छ के रन में, यानी ये गलत, केवल एक सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द फोरम शॉपिंग सामने निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? अंतरिक्ष, ई कॉमर्स, मेलवेयर या न्यायपालिका। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो फोरम शॉपिंग जो शब्द बनाया गया है वो भारतीय प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा फोरम शॉपिंग की इजाज़त नहीं दी, यानी वादी या वकील जानबूझकर अपने मामले को विशेष रूप से न्यायाधीश या न्यायालय स्थानांतरित करने का प्रयास करता है जहां उन्हें लगता है निर्णय उसके अनुकूल होगा, उसे बोला जाता है फोरम शॉपिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्या है? जैव ईंधन की अधिकांश मांग विशेष रूप से ब्राज़ील, इंडोनेशिया और भारत में आती है। ठीक है, दूसरी, जैव ईंधन प्राथमिक विकास खंड नवीकरणीय डीजल एवं बायोजेट ईंधन हैं। ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कृषि अपशिष्ट, वानिकी अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, खाद्य प्रसंस्करण और औद्योगिक अपशिष्ट उद्योग में कितने वायु एथनॉल उत्पादक के प्रमुख घटक हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कृषि अवशेष के बारे में यदि बात की जाती है, बायो एथनॉल शब्द बायोमास आधारित एथनॉल का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। तो कृषि अवशेष बायो एथनॉल में आते हैं, वानिकी अपशिष्ट आता है, ठीक है, नगरपालिका का ठोस अपशिष्ट भी आता है, खाद्य प्रसंस्करण का आता है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट नहीं आता है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मीथेन ऊर्जा उत्सर्जन में कमी के लिए COP26 ग्लोबल मीथेन प्लीज के शुरू किया गया था। जीवाश्म ईंधन संचालन मानव जनित मीथेन उत्सर्जन में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। विश्व बैंक ने मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्लोबल मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट लॉन्च किया। कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि बात करते हैं कितने कथन सही हैं, तो ये तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य मेलघाट, डालमा, भगवान महावीर और फाकिम। तो यहाँ पे कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो मेलघाट,
मध्य प्रदेश, डालमा झारखंड, भगवान महावीर गोवा, फकीम मिजोरम। तो मेलघाट अभ्यारण्य महाराष्ट्र के अमरावती जिले में है, न कि मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है मेलघाट? महाराष्ट्र में। ठीक है। डालमा के बारे में बात करें तो झारखंड में, सही है। भगवान महावीर के बारे में बात करें तो गोवा के मालेम में है, सही है। फाकिम के बारे में बात करें तो ये आपके म्यांमार सीमा पर नागालैंड में पड़ता है। ठीक है। तो ये सम्मिलित नहीं, ये सम्मिलित नहीं, दो नहीं, दो हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या कह रहा है 60, देखते हैं। जब कोई प्राधिकारी मौत, आजीवन कारावास, कम से कम 10 साल के कारावास से दंडनीय अपराध की जांच कर रहा हो तो आरोपी को 90 दिनों से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 167(2) के तहत किसी व्यक्ति को वैधानिक जमानत पाने का अधिकार है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो मित्रों, उपरोक्त में से दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। किस पर? 61 पर। क्या है 61? इसे देखते हैं मित्रों। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित है। इसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि का 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 34% की कमी करना है। तो यहाँ पर ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित है। दूसरा, इसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए 2030 तक मीथेन प्रतिशत की कमी करना है। ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। यह कई देशों में फैला हुआ था, अत्यधिक वन क्षेत्रों में घिरा हुआ है, लेकिन पर्यावरण असंतुलन एवं मानव अतिक्रमण के कारण ये वन क्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं, जिससे यहाँ स्थानिक प्रजातियाँ प्रभावित हो रही हैं। ताजे पानी के कछुए और अदरक इस क्षेत्र की स्थानिक प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा पक्षियों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें यहाँ की स्थानीय संकटग्रस्त व्हाइट वियर्ड नाइट हेरान तथा ऑरेंज नेक्ड पार्टिस प्रमुख हैं, जो अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। उपरोक्त वर्णित उद्धरण निम्नलिखित में से किस हॉटस्पॉट क्षेत्र को संदर्भित करता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसको संदर्भित करता है, तो ये करता है इंडो बर्मा क्षेत्र को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए इसको अभ्यारण्य में परिवर्तित किया जा सकता है। जंगली उत्पादों को एकत्रित करने की अनुमति होती है। कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती। उपरोक्त में से कितने कथन राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में सही हैं? ठीक है, कितने कथन राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कितने उद्यान सही हैं, तो इसके लिए कोई भी कथन राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में सही नहीं है, सारी कथन गलत हैं। ठीक है, नेशनल पार्क ऐसे नहीं बनता है, 1972 के अधिनियम के तहत उसे बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषैले कार्बनिक पदार्थों का क्षरण, मृदा की सांद्रता में सुधार, अनुत्पादकता, मृदा में विघटन को बढ़ावा देना, रोगों के विरुद्ध संरक्षण। उपरोक्त में से कितने बायो फर्टिलाइजर के लाभ हैं? बायो फर्टिलाइजर के लाभ के बारे में बात करते हैं तो ये सभी के सभी बायो फर्टिलाइजर के लाभ के तौर पर जाने जाते हैं। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। पीजो इलेक्ट्रिसिटी का एक ऐसा गुण है जो यांत्रिक तनाव द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश उत्पन्न करने में सक्षम है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्राकृतिक क्वार्ट्ज क्रिस्टल, पॉलीविनाइलिडिन, लकड़ी, हड्डी। उपरोक्त में से कितने पीजो इलेक्ट्रिसिटी गुणों को प्रदर्शित करते हैं? तो यहाँ पर ये सभी पीजो इलेक्ट्रिसिटी गुणों को संदर्भित करते हैं। ठीक है, और इसका इस्तेमाल नौसेना के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या है?
हरी खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग से मृदा में केवल नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। मृदा की अम्लीयता क्षारीयता में सुधार किया जा सकता है। उड़द को हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसमें कौन कौन से कथन सही होंगे। पहला, इसका उपयोग मृदा केवल नाइट्रोजन की मात्रा की वृद्धि के लिए होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों, किसके लिए? कार्बनिक पदार्थों के लिए भी होता है, ये गलत। मृदा अम्लीयता क्षारीयता में सुधार आता है, सही। उड़द हरी की दाल के रूप में, सही। यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के संशोधन द्वारा समुदाय आगार की व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र को समुद्री तट ओलिव रिडेले कछुओं के प्रजनन के लिए आदर्श दशाएं प्रदान करता है। 1500 से अधिक स्थानीय संवहनीय पौधों की प्रजातियों की उपस्थिति हॉटस्पॉट क्षेत्र की आवश्यक उत्दशा है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन कौन से कथन यहाँ पर सही होंगे। पर्यावरण संरक्षण 1986 में संशोधन समुदाय आगार की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल गलत। समुदाय आगार की व्यवस्था संशोधन द्वारा नहीं की गई है, ठीक है। ये जो है 1972 के संशोधन द्वारा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र का समुद्री तट ओलिव रिडेल कछुओं के प्रजनन के लिए आदर्श दशा, ये भी गलत। 1500 से अधिक स्थानीय संवहनीय प्रजातियां उपस्थित हॉटस्पॉट को आवश्यक है, ये सही है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। हॉटस्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हॉटस्पॉट के बारे में बताना है कि ये पानी के नीचे समुद्री वनस्पति और जीवों के संरक्षण में चिन्हित क्षेत्र होते हैं, बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप मिशन ब्लू के अंतर्गत हॉटस्पॉट के रूप में भारत में नामित किया गया है। तो लक्षद्वीप मिशन ब्लू के अंतर्गत यदि हम बात करें, हॉटस्पॉट विश्वव्यापी नेटवर्क है और समुद्री सुरक्षा डॉक्टर सिल्विया अर्ल द्वारा दिया गया था। और इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो भारत का लक्षद्वीप नहीं, अंडमान और निकोबार है, ये कथन हमारा गलत है और यहाँ पे गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांस द्वारा ऊपरी हिस्से के संरक्षण में सर्वाधिक कारगर है। बांस मृदा के भारत में बांस उत्पादन आदि से अधिक भाग अकेले उत्तरी पूर्व भारत में होता है। बांस का संवर्धन लैंगिक अलैंगिक दोनों तरीकों से होता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम कथन के बारे में बात करें तो ये तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी है जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। अक्सर समाचारों में रहा मेटास्टेटिक कैंसर के संदर्भ में प्रोस्टेट कैंसर, थायराइड कैंसर, लीवर कैंसर, उपरोक्त में से कितने कैंसर को मेटास्टेसाइज कैंसर होने की संभावना है? तो मेटास्टेसाइज कैंसर यूनिवर्सिटी मैरीलैंड द्वारा बताया गया है और इसके अंतर्गत ये तीनों कैंसर में मेटास्टेसाइड कैंसर के तौर पे होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। ठीक, सभी प्रकार के कैंसर मेटास्टेसाइड कैंसर के तौर पर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वर्तमान में दुनिया का लगभग 3/4 जंगली बाघ आबादी भारत में है, ओके। दूसरी बात, किसी टाइगर रिजर्व बाघों की सर्वाधिक संख्या बांदीपुर में है, ओके। तीसरी बात, बाघ अभ्यारण्य भारत के कुल भूमि क्षेत्र का 2.3% हिस्सा शामिल है। तो 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ये बात तो बिल्कुल सही है और ये नहीं, ये अगर हम बात करें तो कार्बेट नेशनल पार्क में ज़्यादा है, ये बात गलत, ये बात बिल्कुल सही। कितनी कथन सही हैं? 2 कथन सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं? एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटेरिया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर अगर हम बात करें तो एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटेरिया, ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही
हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, यह भारत में सर्वाधिक तस्करी की जाने वाली लकड़ी है जो पूरी दुनिया में केवल शेषाचलम की पहाड़ी क्षेत्र में इससे लगे कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र इसके मूल निवास स्थान हैं। इसका उद्धरण निर्देशित वृक्ष है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और ये लाल चंदन के तौर पर जानी जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में किन कारणों से महासागरीय जल का अम्लीकरण चिंता का विषय है। महासागरीय परिसंचरण का विकृत होना, प्रभावित भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीवता प्रतिकूल रूप से प्रभावित, समुद्री जल स्तर में लवणता का बढ़ना। उपरोक्त में से कितने कारण सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम लवणता के बढ़ने के बारे में बात करें तो कितने कारण सही होंगे। महासागरीय परिसंचरण का विकृत होना इसका कारण है। प्रवाल वृत्ति में वृद्धि की कमी है, ठीक है, क्या इसमें कमी होना है इसका कारण, ये बात गलत हो जाएगी। समुद्री जल में लवणता का बढ़ना, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्या है 75, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी, कपास की पैदावार में वृद्धि, रंगों के लुप्त होने में तेजी, वृक्षों की तीव्र वृद्धि। उपरोक्त में से कितने ग्राउंड लेवल ओजोन प्रभावों को प्रदर्शित करते हैं। केवल एक, केवल दो, सभी चार। तो यहाँ पर बात करें तो ग्राउंड लेवल ओजोन के प्रदूषक की पहचान 2023 में की गई है, ठीक है, और इसके लिए फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी आती है। कपास की वृद्धि, कपास रबड़ में दरारों को पैदा करने में सक्षम, वृक्षों में तीव्र, कुछ पेंटों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, सोयाबीन, कपास, मूंगफली उपज में कमी, पेड़ों की वृद्धि और जीवित रहने वाले की क्षमता में कमी, वृक्षों में तीव्र वृद्धि, ठीक है। तो कितने सही हैं, केवल दो सही होंगे। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्या है फ्लाई ऐश मृदा जल ग्रहण क्षमता में वृद्धि कर सकती है। जैवोपचार तकनीक द्वारा केवल जैव नवीनीकरण पदार्थों का गठन किया जा सकता है। भूलन, डॉल्फिन, कावेरी द्वीप पर स्थानिक प्रजाति है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही होंगी, तो पहली बात बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरी बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। भूलन डॉल्फिन कावेरी नदी का स्थानिक प्रजाति है, बिल्कुल गलत। ये सिंधु नदी की प्रजाति है, किसकी, सिंधु नदी, ठीक है। तो कितने सही, दो सही। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। मैदानी क्षेत्र में जैव विविधता पर्वतीय क्षेत्र के से अधिक होती है। मैदानी प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें कथन 1, कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। यही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्या है 78, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस कोयले की तरह एक जीवाश्म ईंधन है। हाइड्रोजन एवं भूतापीय ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं, सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त में से दोनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्या कह रहा है, अधिक परासरण दबाव वाले पौधे होते हैं जो अधिक लवणता पनपते हैं और उच्च नमक सांद्रता को झेलने की क्षमता रखते हैं। मैंग्रोव पेड़, थ्रिप्ट, अर्मेनिया, समुद्री लेवेंडर, चावल घास इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये स्थलीय पौधे प्रजातियों में केवल 2% हैं। इनके लिए दुनिया का पहला उद्यान तमिलनाडु का बेदरण स्थापित किया गया है। तो ये जो बातें की गई हैं, ये की गई हैं हेलोफाइट्स के तौर पर। किसके तौर पर, हेलोफाइट्स, ठीक है। हेलोफाइट्स वे स्थलीय प्राकृतिक रूप से नमक सहन करने वाले पौधे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्या है 80, उसे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे तुंगनाथ मंदिर के संदर्भ में विचार कीजिए। पंच केदारों के में से एक मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। इसका निर्माण महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों द्वारा करवाया गया था। गढ़वाल हिमालय स्थित यह मंदिर विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर बात करें तो ये तीनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर।
क्या है 81? दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत उड़ीसा, दूसरे का स्रोत झारखंड है, समुद्र में विलीन होने से कुछ पहले एक स्थान पर मिलती हैं और वन्य जीव जैव विविधता के प्रमुख स्थल होने के साथ ही संरक्षित क्षेत्र भी है। कौन सा स्थल है? तो ये जो स्थल है ये है उड़ीसा का भीतरीकनिका स्थल। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन एवं ब्लू कार्बन वातावरण हरित गृह गैसों के अधिग्रहण करते हैं। नोस्टॉक और एनाबीना का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है। दलहनी फसलों से जड़ों में नाइट्रोजन और वातावरण से मृदा में स्थिर होने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो उपरोक्त में से यदि हम बात करें, कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं है, सारे कथन गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। औद्योगिक तथा खतरनाक अपशिष्टों का प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी सुरक्षा, संसाधनों का प्रयोग सतत विकास के मूलभूत में समाहित हैं। तो यहाँ पर ये बात करें सतत यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट में ये सभी तत्व शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 84? उसे देखते हैं। राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य की अपेक्षा अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। वन्यजीव अभ्यारण्य में किसी विशेष वनस्पति प्रजाति को संरक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय पार्क की घोषणा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं, तो मित्रों उपरोक्त में से यदि हम बात करते हैं, राष्ट्रीय वन्य पार्क अभ्यारण्य अपेक्षा अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, सही है। वन्यजीव अभ्यारण्य किसी विशेष वनस्पति प्रजाति संरक्षित किया है, सही है। राष्ट्रीय पार्क अधिनियम के तहत केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार भी कर सकती है, गलत है। कितने सही हैं? 2 सही होंगे। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्या है 85? देखते हैं। थर्मोबैरिक हथियारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उच्च ताप विस्फोट उत्पन्न करने के लिए आसपास के वातावरण से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इन्हें रॉकेट के रूप में लॉन्च किया जाता है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित किया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यह उच्च विस्फोट उत्पन्न करने वाले ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, सही है। रॉकेट के रूप में लॉन्च किए जाते हैं, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रतिबंधित किया गया नहीं किया गया है। कितने सही हैं? 2 सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। सीसा, जस्ता, एरोसोल, एस्बेस्टस, तांबा कितने पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं? तो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, ये सभी पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। रासायनिक कीटनाशक मित्र कीटों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। जैविक एजेंट मित्र कीटों की श्रेणी में आने वाले परभक्षी कीट होते हैं। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस बैक्टीरिया पर आधारित जैविक फफूंदी नाशक जीवाणु नाशक होते हैं। ठीक है, कितने कथन सही हैं यहाँ पर? यहाँ पर तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्या है 88? एल्गल ब्लूम की वृद्धि कारणों में संदर्भ सही है। नदियों द्वारा पोषक तत्वों का निर्वहन, उपचारित और अनुपचारित मानव अन्य घरेलू कचरा, तलछट का बहाव, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सही उत्तर अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग, संपीडित प्राकृतिक गैस का उपयोग, बायोकम्पोस्ट, फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से सौर ऊर्जा कितने सतत विकास को बढ़ावा देने में सहायक हैं? तो सतत विकास को बढ़ावा देने में ये सभी चारों सहायक होते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। मोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका निर्माण एकत्रीकरण फैक्ट्री में किया जा सकता है। प्रति यूनिट विद्युत क्षमता 300 मेगावाट है। परमाणु विखंडन की क्रिया इसमें विद्युत ऊर्जा का
करती है। कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें सभी कथन बिल्कुल सही हैं, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। जलीय पारितंत्र में बेंथस समुदाय की प्रजातीय विविधता सबसे कम होती है। गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता अत्यधिक होती है। सुपोषण जल प्रदूषण संबंधी पर्यावरणीय समस्या है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि जलीय पारितंत्र बेंथस समुदाय से कम होती है, नहीं ज़्यादा होती है, गलत। दूसरे के बारे में बात करें, गर्म जल ऑक्सीजन में घुलनशील अत्यधिकता होती है, बिल्कुल नहीं, कम होती है। सुपोषण जल प्रदूषण संबंधी पर्यावरण समस्या, ये बात बिल्कुल सही है। तो देखते हैं क्या है इसमें। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? उपरोक्त में से एक कथन सही है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। घास पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भार पिरामिड विपरीत होता है। औद्योगिक क्रांति के समय समशीतोष्ण वनों का सर्वाधिक कटाव हुआ। प्रायद्वीपीय वनों के पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यधिक ऊंचाई पर शंकुधारी वन विकास हुआ। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, इसमें घास के जैव भार पिरामिड विपरीत होता है, सही है। औद्योगिक समशीतोष्ण की बात ये भी सही है, ये बात गलत है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। पौधों पर प्रदूषण के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड पत्ती पर धब्बे पतझड़ के कारण होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड उच्च सांद्रता पत्ती गिरने तथा कोशिकीय श्वसन के अवरोध का कारण बनती है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। वन्यजीव अभयारण्य और उनके प्राकृतिक आवास। सुनहरा लंगूर पश्चिमी घाट बताया जा रहा है। एक लाल सुनहरा लंगूर जो है वो पश्चिमी घाट या असम में गोल्डन लंगूर को तौर पर शुरू किया गया है, ये असम में है, पहला गलत। शेर पूंछ वाला बंदर, यदि हम बात करें शेर, इसकी शेर जैसी पूंछ पतली और गुद्देदार पूंछ होती है और यह कर्नाटक केरल क्षेत्र में है। केरल कर्नाटक, ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं है। समुद्री गाय, ये मन्नार की खाड़ी के तौर पर है, सही है, वहाँ पर ही बनाया गया है। लाल पांडा, ये अगर हम बात करें तो ये असम में है, ठीक है, असम और नॉर्थ ईस्ट में है, ये भी गलत। केवल एक सही, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में रही चर्चा में पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य भारत में समृद्ध जैविक विविधता का दस्तावेजीकरण संरक्षण करना है, ये बात बिल्कुल सही है। पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसको जो तैयार करने की बात आ रही है, इसको तैयार जो है वो कर रहे हैं जैव विविधता में संरक्षण टिकाऊ करने के लिए केंद्र और सरकार के स्थानीय निकाय के तौर पर किया जा रहा है, न कि पर्यावरण। गलत। पर्यावरण संरक्षण 1986 के तहत परिभाषित है, ये पर्यावरण संरक्षण 1986 के तहत परिभाषित नहीं है, पर्यावरण संरक्षण 86 के तहत परिभाषित नहीं है। केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है? चलो देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जल निकाय खनिजों पोषक तत्वों अत्यधिक समृद्ध होता है, सही है। जलीय परिवेश में पादपों को प्रतिबंधित करते हैं और जलीय जंतुओं को अधिक वृद्धि करता है, ये बात गलत है। जल प्रदूषण तो गलत ही हमें बताना था, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। क्या है? जैविक ऑक्सीजन मार्ग यानी BOD जैविक बायो ऑक्सीजन मांग डिमांड क्या है पर विचार करना है, बताइए विचार हमें। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद जैविक प्रदूषण की मात्रा है, उच्च जैविक ऑक्सीजन की मात्रा है, दोनों उपलब्ध हैं, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। कीट नियंत्रण एजेंट बीजों का प्रसार, प्रजातीय विविधता, सहायक जलवायु सूचक उपरोक्त में से कितने प्रवासी पक्षियों का उपयोग को प्रदर्शित करते हैं? केवल एक, केवल दो, तीन, सभी, चार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने को कर रहे हैं, तो ये सभी चारों को कर रहे हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन 2016 के संदर्भ में बताना है, क्या बताना है देखते हैं।
सह है क्या? प्लास्टिक कचरे संग्रहण पूर्ण संख्या विविधता के लिए प्लास्टिक थैली पर आकार सही है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को नगरपालिका क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार किया गया है, सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये भी सही है, तीनों सही है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। प्राय समाचारों में जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है इसमें? इसका उद्देश्य उपभोक्ता वर्ग और जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों को व्यापक बनाना, सही है। याचिका के समान ही दायर किया जाता है, ये भी सही है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC में परिभाषित है, ये बात गलत है। भारत में 1982-86 में इसको शुरू किया गया था भगवती द्वारा, ठीक है, PN भगवती द्वारा। ठीक, इससे पहले ये अमेरिका का कॉन्सेप्ट था। तो मित्रों, आज हम लोगों ने इन्वायरमेंट से रिलेटेड संस्कृति का पेपर सॉल्व किया है। शेष अन्य पेपर भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे, तो आप हमारे चैनल से उधर मत जाइए और अपने मेरे चैनल को ज्वाइन करिए और इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे दिया गया है। और हमारे चैनल, हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।